सोचिए, एक पूरी पीढ़ी ने अपना जीवन ऐसे घर बनाने में लगा दिया जहां से अंततः उन्हें उन्हीं के बच्चों ने बेदखल कर दिया। बिल्कुल। और किसी बैंक ने नहीं या किसी कानूनी नोटिस ने नहीं, बल्कि पूरी तरह से उनके अपनों ने। हाँ, आज का ये गहन विश्लेषण एक ऐसे विषय पर है जो शायद हर मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे कड़वी और सबसे ज्यादा छिपी हुई सच्चाई है। सही बात है। और आज हमारे पास चर्चा के लिए कोई बोरिंग आधुनिक शोध पत्र नहीं है, बल्कि 1960 में उषा प्रियमवदा जी द्वारा रचित एक बेहद प्रभावशाली और कालजयी हिंदी कहानी है। वापसी। वापसी इस सिर्फ एक साहित्यिक कहानी नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं। अगर इसे ध्यान से पढ़ा जाए तो ये आधुनिक परिवार के विघटन और पीढ़ियों के बीच बढ़ती खाई का एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक दस्तावेज है। और अकेलेपन का भी। 60 के दशक में लिखी गई ये रचना आज के दौर में मुझे लगता है और भी अधिक तीखी और प्रासंगिक नजर आती है। मैं तो कहूंगी कि आज के न्यूक्लियर परिवारों में ये और भी ज्यादा सच साबित हो रही है। हाँ, तो इस गहन विश्लेषण का जो मिशन है वो सिर्फ एक रिटायर हुए पिता की परेशानी को समझना नहीं है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इंसान का अपने ही परिवार में जो अस्तित्व है वो सिर्फ एक सुविधा या जैसे कहें एक एटीएम मशीन तक सिमट कर रह जाता है। सही कहा आपने। कहानी के केंद्र में जो गजाधर बाबू हैं, उन्होंने 35 वर्षों तक रेलवे में नौकरी की। 30 साल बहुत बड़ा समय होता है। बिल्कुल। और वो नौकरी उन्होंने रानीपुर जैसे छोटे और एकदम सुनसान स्टेशनों पर अकेले रहकर रखी, ताकि उनका परिवार शहर में रहकर अच्छी शिक्षा ले सके और सुख सुविधाओं का लाभ उठा सके। ये एक ऐसा ढांचा है जिसे भारतीय समाज ने लंबे समय तक एक आदर्श माना है ना जी। कि पिता बाहर रहकर त्याग करेगा और परिवार उस त्याग के फल से फलेगा फूलेगा। हाँ, पर उषा प्रियमवदा इसी आदर्श पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करती हैं। तो चलिए इसे समझते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो जीवन भर अपने परिवार के लिए कमाता है, अपनी हर इच्छा को मार देता है, और जब वो अंततः अपने उसी घर लौटता है तो उसे ये दर्दनाक एहसास होता है कि वो अपने ही घर में एक अवांछित मेहमान बन गया है। ये घर वापसी का वो भ्रम है जिसे कहानी के शुरुआती पन्नों में ही बहुत क्रूरता से तोड़ा गया है। गजाधर बाबू के घर लौटने का जो उत्साह होता है ना, वो सच में देखने लायक होता है। रिटायरमेंट का दिन है। उनके मन में घर की एक बहुत ही रोमानी और आदर्शवादी छवि है शायद। हाँ, उन्हें लगता है कि अब वे अपनी पत्नी के साथ आराम से बैठकर पुरानी यादें साझा करेंगे, बच्चों के साथ वो समय बिताएंगे जो नौकरी के कारण वे कभी नहीं कर पाए। पर घर लौटने से ठीक पहले कहानी में एक बहुत ही मार्मिक और प्रतीकात्मक दृश्य आता है, जहां उन्हें रेलवे क्वार्टर के अपने नौकर गणेशी की याद आती है। ओहो, गणेशी वाला हिस्सा तो बहुत ही भावुक कर देता है ना? गणेशी हर सुबह पैसेंजर ट्रेन आने से पहले उन्हें पूरे सम्मान के साथ एक कांच के गिलास में ऊपर तक भरी हुई मलाई वाली और 2.5 चम्मच चीनी वाली गाढ़ी चाय देता था। और साथ में गर्मा गर्म जलेबियां भी। हाँ, जलेबियां। गणेशी का वो जो सम्मान था वो उनके लिए एक तरह का मानसिक संबल था। उन्हें लगता है कि यार, जब एक नौकर मुझे इतना सम्मान दे सकता है तो मेरा अपना परिवार मेरे लौटने पर कितनी खुशियां मनाएगा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहीं से यथार्थ और उम्मीद का सीधा टकराव होता है। कैसे? जब वे घर पहुंचते हैं तब क्या होता है? जब वे घर पहुंचते हैं तो वो सम्मान और सुकून का जो भ्रम था वो एक झटके में टूट जाता है। घर में उनका स्वागत किसी आत्मीयता से नहीं, बल्कि एक अजीब सी और बहुत चुभने वाली खामोशी से होता है। हाँ, वो दृश्य मुझे याद है, बहुत ही अजीब है। घर के अंदर बड़ा बेटा अमर अपनी पत्नी के साथ बैठा है, बहू बेपरवाह होकर जोर जोर से हंस रही है, और छोटा बेटा नरेंद्र शायद किसी फिल्मी गाने के डांस की नकल कर रहा है। बेटी बसंती भी हंस हंस कर दोहरी हो रही है। पूरा घर चहक रहा है। लेकिन जैसे ही गजाधर बाबू अंदर कदम रखते हैं, एकदम सन्नाटा छा जाता है। नरेंद्र धप से बैठ जाता है और बहू घूंघट खींचकर वहां से खिसक जाती है। बिल्कुल, गजाधर बाबू तो उस हंसी मजाक का हिस्सा बनना चाहते थे ना। लेकिन उनके आते ही बच्चे ऐसे कुंठित हो जाते हैं मानो कोई अजनबी या कोई पुलिस इंस्पेक्टर आ गया हो घर में। मैं सोच रहा था ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पुराने सॉफ्टवेयर को एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही हो। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है ना? और सिस्टम उसे रिजेक्ट कर दे रहा है। पर सवाल यह है कि गजाधर बाबू ने ही तो इस परिवार रूपी कंप्यूटर को बनाया था, तो फिर वही इसमें बाहरी कैसे हो गए? देखिए, यहाँ लेखिका ये समझा रही हैं कि ये सिर्फ जनरेशन गैप का मामला नहीं है, ये समाज शास्त्र का एक बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, थोड़ा और समझाइए। यानी सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन बनकर रह गई है।
जब तक वे कमा रहे थे तब तक उनका महत्व था। बिल्कुल। गजाधर बाबू जब तक शहर में पैसे भेज रहे थे, वे उस परिवार रूपी मशीन के लिए आवश्यक ईंधन का काम कर रहे थे। उनका महत्व इसी बात में था कि वे दूर रहें और बस संसाधन भेजते रहें। और रिटायर होते ही जैसे ही उनका भौतिक शरीर उस घर में दाखिल होता है, बच्चों के लिए उनकी उपस्थिति एक बोझ बन जाती है। पर क्या ये निष्कर्ष बहुत ज्यादा निराशावादी नहीं है? मतलब 35 साल का बलिदान भी तो कोई मायने रखता है। क्या परिवार पूरी तरह से एक ट्रांजैक्शनल या लेन देन का रिश्ता बनकर रह गया था? मैं समझ सकती हूँ कि भावनाओं के स्तर पर ये बात भले ही कठोर लगे, लेकिन कहानी का यथार्थ यही दिखाता है। दूरी ने उनके बीच के भावनात्मक रिश्ते को कभी पनपने ही नहीं दिया। तो मतलब बच्चों के लिए पिता सिर्फ एक नाम और एक मनी ऑर्डर थे? हाँ, और जब मनी ऑर्डर आना बंद हो गया तो वो नाम सिर्फ एक सत्ताधारी व्यक्ति का रह गया, जो अब उनके रोजमर्रा के जीवन में बिना बात के हस्तक्षेप कर रहा है। और ये जो भावनात्मक अलगाव है, इसे लेखिका ने बहुत ही बारीकी से घर के भौतिक स्थान यानी फिजिकल स्पेस के बंटवारे के जरिए दिखाया है। हाँ, इस कहानी में जो स्पेस है वो एक बहुत बड़े रूपक की तरह काम करता है। गजाधर बाबू का घर में कोई स्थायी कमरा ही नहीं है। ये देखकर हैरानी होती है कि कैसे भावनाओं की कमी सीधे तौर पर घर के भूगोल को प्रभावित करती है। मतलब घर में कुल 3 कमरे हैं। हाँ। एक कमरा बड़े बेटे अमर और उसकी बहू ने घेर रखा है, और दूसरा कमरा पत्नी के पास है, जो अचार के मर्तबानों, दाल चावल के कनस्तरों, घी के डिब्बों और पुरानी रजाइयों से एकदम ठसाठस भरा हुआ है। उस घुटन भरे कमरे में गजाधर बाबू के जाने की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल नहीं। और तीसरा कमरा है बैठक यानी लिविंग रूम। हाँ। जहां अमर की ससुराल से आई बैंत की कुर्सियां सजी हुई हैं। तो सवाल ये है कि उस इंसान की जगह कहाँ है जिसने ये घर बनाया है? और अंततः होता क्या है? गजाधर बाबू की एक पतली सी चारपाई उस सजी हुई बैठक के बीचों बीच डाल दी जाती है। चारपाई का बैठक में होना यही साबित करता है कि घर में उनका दर्जा एक अतिथि या एक अस्थायी सदस्य का है। बैठकें तो मेहमानों के लिए होती ना, घर के पक्के सदस्यों के लिए थोड़ी। सही बात है। यह इस बात का प्रतीक है कि वे इस परिवार के इकोसिस्टम में फिट नहीं बैठते। और वो चारपाई भी वहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। मैंने पढ़ा कि अमर को पिता की बैठक में मौजूदगी से चिढ़ होने लगती है। हाँ, क्योंकि गजाधर बाबू के वहां लेटे रहने से अमर के दोस्तों की चाय पार्टी और अड्डेबाजी जो थी वो बंद हो गई है। तो नतीजतन अमर की शिकायत पर गजाधर बाबू की वो चारपाई बैठक से निकालकर पत्नी के उसी घुटन भरे अचार और कनस्तरों वाले कमरे में धकेल दी जाती है। यह सिर्फ एक चारपाई का विस्थापन नहीं है, यह असल में गजाधर बाबू की सत्ता, उनके अधिकार और उनके सम्मान का विस्थापन है। बैठक से हटाकर उन्हें घर के उस हिस्से में धकेल दिया गया जहां कबाड़ या अवांछित सामान रखा जाता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं थोड़ा रुककर इस बात को चुनौती देना चाहता हूँ। मतलब तो इसका मतलब क्या है? क्या ये बच्चे सिर्फ स्वार्थी हैं? ये एक अच्छा सवाल है। या फिर आधुनिकता की आड़ में उन्हें अपनी प्राइवेसी की ऐसी लत लग गई है कि वो किसी भी तरह का अनुशासन बर्दाश्त ही नहीं कर सकते? कहानी में बसंती वाला जो उदाहरण है वो बहुत कुछ कहता है। हाँ, बसंती वाला प्रसंग बहुत जरूरी है। जब गजाधर बाबू उसे दिन भर पड़ोसन शीला के घर जाने से रोकते हैं क्योंकि वहां युवा लड़के हैं और उसे सुबह शाम रसोई में माँ का हाथ बटाने को कहते हैं, तो बसंती का जो रिएक्शन होता है वो तो चौंकाने वाला है। वो इस हस्तक्षेप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। वह जानबूझकर रात का खाना इतना बुरा बनाती है कि कोई एक निवाला भी ना निगल सके। नरेंद्र थाली छोड़कर उठ जाता है और एकदम हंगामा खड़ा हो जाता है। पहले ऐसा लग सकता है कि शायद उसे खाना बनाना नहीं आता या ये कोई साधारण सा नखरा है। हाँ, मुझे भी पहले यही लगा था। लेकिन इसे अगर हम ध्यान से समझें तो बसंती का बुरा खाना बनाना एक सोची समझी कूटनीति है। कूटनीति? हाँ। कैसे? देखिए, भारतीय परिवारों में रसोई और भोजन एक बहुत बड़ी शक्ति का केंद्र होते हैं। बसंती ने खाना खराब बनाकर सिर्फ अपनी झुंझलाहट नहीं दिखाई, बल्कि उसने घर की शांति को भंग करके गजाधर बाबू को ये स्पष्ट संदेश दिया कि अगर आप हमारी आजादी छीनेंगे तो हम घर का बुनियादी ढांचा ही बिगाड़ देंगे। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, उसने पिता के अनुशासन को एक मनोवैज्ञानिक हथियार से काटा ताकि भविष्य में कोई उसे रसोई के काम के लिए न कहे। मतलब ये तो घर के भीतर चल रही एक पूरी राजनीतिक लड़ाई है। बच्चे पिता को अपना मार्गदर्शक नहीं बल्कि एक रोक टोक करने वाले चौकीदार के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल। ये पुरानी पीढ़ी जो संयुक्त परिवार और सम्मान की उम्मीद करती है और नई पीढ़ी जो अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद को सर्वोपरि मानती है, उनके बीच का एक बहुत ही तीखा टकराव है। और ये टकराव सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं रहता ना।
गजाधर बाबू के लिए जो सबसे बड़ा आघात था, जिसने उन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया, वो था उस व्यक्ति का बदलना, जिसके प्रेम की यादों के सहारे उन्होंने 35 साल अकेले काट दिए थे। हाँ, उनकी पत्नी। गजाधर बाबू के दिमाग में अपनी पत्नी की एक बहुत पुरानी छवि बसी हुई थी। एक सल्लज, शर्मीली और प्रेमपूर्ण युवती, जो उनके थके हारे लौटने पर मुस्कुराकर उनका स्वागत करती थी। लेकिन जब वे वापस आते हैं तो यथार्थ जमीन आसमान का अंतर दिखाता है। बिल्कुल, वो लावण्यमयी युवती अब एक भारी भरकम अनाकर्षक महिला बन चुकी है, जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ रसोई, घी चीनी के डिब्बों और बच्चों तक सीमित हो गई है। हाँ, और फिर वो नौकर वाला हिस्सा आता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। गजाधर बाबू को लगता है कि घर का खर्च बहुत ज्यादा है और घर में 3-3 मर्द हैं, तो नौकर की क्या जरूरत। तो वे खर्च कम करने के लिए नौकर का हिसाब कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी उनके इस फैसले में उनका साथ देगी, लेकिन पत्नी उल्टा उन्हें ताने मारती है। हाँ, वो कहती है कि कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहाँ चीजें लूटें। और वो गजाधर बाबू को साफ शब्दों में सलाह दे देती है कि वे घर के मामलों में दखल न दें और बस चुपचाप पड़े रहें। बिल्कुल। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है और मैं इस पर एक अलग नजरिया रखना चाहता हूँ। जी बताइए। क्या पत्नी सच में क्रूर हो गई है, या वो कोई विलन है, या वो सिर्फ उस साम्राज्य को बचा रही है जिस पर उसने 35 साल अकेले राज किया है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। सोचिए, ये तो वैसा ही है जैसे कोई संस्थापक या सीईओ 35 साल तक किसी दूर देश में रहे और अचानक वापस आकर वर्तमान एक्टिंग सीईओ को छोटी छोटी बातों पर टोकने लगे, माइक्रो मैनेजमेंट करने लगे कि यहाँ फाइल क्यों रखी है, वहाँ चाय का खर्च क्यों हो रहा है। अरे ये एनालॉजी इस स्थिति को समझने के लिए एकदम सटीक है। अगर कोई संस्थापक सालों बाद वापस आकर इस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट करेगा, तो जो एक्टिंग सीईओ इतने सालों से अकेले दम पर उस कंपनी को चला रही है, जिसने अपना एक पूरा सिस्टम और नियम बनाया है, वो तो परेशान होगी ही ना। बिल्कुल होगी। गजाधर बाबू यहाँ सिर्फ एक पति की तरह नहीं लौट रहे हैं, वे अनजाने में एक हॉस्टाइल टेकओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पत्नी के लिए यह उसकी सत्ता पर सीधा हमला है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो उषा प्रियमवदा ने यहाँ महिलाओं की घरेलू स्वतंत्रता, या जिसे हम डोमेस्टिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उसके एक बहुत ही सूक्ष्म और अछूते पहलू को उकेरा है। मतलब इतने सालों तक घर की इकलौती मुखिया रहने के बाद पत्नी अब अपनी निर्णय लेने की शक्ति और अपनी आदतों में कोई बदलाव नहीं चाहती। जी, गजाधर बाबू के घर से दूर रहने के दौरान उसने रसोई और घर के प्रबंधन को ही अपने अस्तित्व और अपनी सत्ता का केंद्र बना लिया है। तो इसका मतलब यह है कि पत्नी के लिए पति का महत्व अब एक जीवन साथी के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति के रूप में रह गया है, जो उसकी स्थापित व्यवस्था में बाधा डाल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी कारण से वो गजाधर बाबू का साथ नहीं देती। वो जानती है कि अगर वो पति के अनुशासन को लागू करेगी तो बच्चों के साथ उसका अपना रिश्ता भी खराब होगा और उसकी सत्ता भी कमजोर पड़ेगी। गजाधर बाबू के लिए ये एहसास बहुत भयानक रहा होगा कि परिवार के लिए वे केवल एक एटीएम थे और पत्नी के लिए उनके नियम अब कोई मायने नहीं रखते, उनकी कोई भावनात्मक अहमियत नहीं बची है। और जब इंसान को ये समझ आ जाए कि घर में उसके लिए न कोई भौतिक जगह बची है और न ही भावनात्मक, तो उसके पास क्या विकल्प बचता है। यहीं से हम कहानी के अंतिम चरण की तरफ बढ़ते हैं, जो इस कहानी के शीर्षक वापसी को एक ऐसा दर्दनाक कर देता है जो मतलब पाठक को सुन्न कर देता है। जब गजाधर बाबू का हर भ्रम टूट जाता है, तब वे एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सामान्य तौर पर कोई भी रिटायर्ड व्यक्ति नहीं लेना चाहेगा। वे सेठ रामजीमल की चीनी मिल में फिर से नौकरी स्वीकार कर लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद सुकून की उम्र में वे वापस घर छोड़ने का फैसला करते हैं। और जाने से पहले वे अपनी पत्नी से एक आखिरी उम्मीद के साथ पूछते हैं कि तुम भी चलोगी। और पत्नी तुरंत मना कर देती है कि इतनी बड़ी गृहस्थी और जवान बेटी को छोड़कर वो कैसे जा सकती है। पत्नी का ये इनकार इस बात पर अंतिम मोहर लगा देता है कि गजाधर बाबू पूरी तरह से अकेले हैं। उनके जाने से घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर गजाधर बाबू अपना पुराना टीन का बक्सा और मठरी की डलिया उठाते हैं और रिक्शे में बैठ जाते हैं। यहाँ आकर स्थिति सच में बहुत गंभीर हो जाती है। बहुत भावुक कर देने वाला दृश्य है। जब गजाधर बाबू का रिक्शा मुड़ता है तो विदाई का वो दृश्य किसी भी भावुक इंसान को रुला सकता है, लेकिन परिवार में उदासी का नामो निशान नहीं होता। कोई रोना नहीं, कोई पछतावा नहीं। परिवार की प्रतिक्रिया पूरी तरह से संवेदनहीन है। अमर की बहू तुरंत सिनेमा जाने की बात करती है। बसंती खुशी से उछल पड़ती है कि घर में जो चेक पोस्ट था वो हट गया। और पत्नी का व्यवहार तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला होता है। हाँ, पत्नी उदास होने के बजाय नरेंद्र को आदेश देती है,
अरे नरेंद्र बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने की जगह नहीं बचती। मतलब एक व्यक्ति जो अभी अभी अपना घर छोड़कर गया है, उसके जाने का दुख तो दूर, उसकी चारपाई को ऐसे हटाया जा रहा है जैसे रास्ते से कोई बाधा या कचरा हटाया जा रहा हो। बिल्कुल। तो मेरा सवाल यह है कि ये विदाई इतनी ठंडी और क्रूर क्यों है? ये विदाई क्रूर इसलिए है क्योंकि परिवार के लिए गजाधर बाबू अब एक इंसान थे ही नहीं, वे सिर्फ एक असुविधा बन चुके थे। और इसी बिंदु पर कहानी के शीर्षक वापसी का सबसे बड़ा व्यंग्य सामने आता है। व्यंग्य मतलब आमतौर पर वापसी का मतलब तो अपने घर, अपने लोगों के पास लौटना होता है। पर यहाँ वापसी घर लौटने की नहीं है, बल्कि ये अकेलेपन और मजबूरी की ओर वापसी है। गजाधर बाबू उस चीनी मिल की दुनिया में लौट रहे हैं जहां कम से कम एक कर्मचारी के रूप में उनका कुछ मूल्य तो है। परिवार रूपी जिस संस्था को उन्होंने अपना जीवन देकर सींचा था, वहां उनके लिए कोई जगह नहीं बची। इसलिए वो उस काम की दुनिया में लौट जाते हैं जिसने उन्हें 35 साल तक अपनाए रखा। ये उस इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ गजाधर बाबू की कहानी नहीं है। उषा प्रेमवदा ने ये कहानी दशकों पहले लिखी थी, लेकिन आज के तेज तर्रार, न्यूक्लियर और व्यक्तिवादी समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन और घर के भीतर उनके विस्थापन की ये त्रासदी और भी ज्यादा आम और प्रासंगिक हो गई है। हाँ, आज भी कई घरों में बुजुर्गों की स्थिति उसी बैठक में पड़ी चारपाई की तरह है, जिसे लोग अपनी सुविधा के अनुसार बस इधर-उधर खिसका देते हैं। ये कहानी एक आईना है जो हमें रुककर हमारे अपने सामाजिक और पारिवारिक ढांचों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करती है। जी, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने घर के बुजुर्गों को इंसान मानते हैं या सिर्फ एक सुविधा। बिल्कुल। तो इस गहन विश्लेषण के अंत में सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है, जिस पर समाज को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जब कोई इंसान अपने प्रियजनों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की खातिर जीवन भर उनसे दूर रहता है, तो क्या वो अनजाने में एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर देता है जिसमें स्वयं उसके अपने लिए कोई जगह नहीं बचती?